जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 2 नवंबर बुधवार। यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 207 207 देनी बाकी है। मुद्दा है डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद एडिशन। लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक अलग यूट्यूब चैनल खोला है, डेली करंट पीपुड़ी डीसीपी, जिसके अंदर ये जो मैं डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाता हूँ उसकी वीडियो अपलोड हो रही है। तो कुल मिलाकर अब 2 वर्जन है। डेली करंट अफेयर्स, उसका ऑडियो नोट मैं टेलीग्राम में डालता हूँ। ऑडियो नोट मतलब समझो 20-22 MB की फाइल होती है। उसका उपयोग क्या है कि जो लोग बस, टैक्सी, रेलवे में, कॉलेज में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो हेडफोन लगा के उनको सुनना हो सुबह, इट कैन हेल्प। यूट्यूब पे भी जो जा रहा है वो चीज़ तो वही है, लेकिन उसके ऊपर वो इमेज डाली होती है ताकि वीडियो बन जाए। यूट्यूब वाला किसके लिए? जिनके पास टेलीग्राम नहीं है या जिनके पास यूट्यूब का प्रीमियम ऐप है। प्रीमियम ऐप में फीचर ऐसा होता है यूट्यूब में कि आप उसका मोबाइल स्क्रीन बंद भी कर दो तो ऑडियो सुन सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने वो इसलिए बना दिया क्योंकि ये मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो टेलीग्राम पर तो है ही, लेकिन गूगल की वो सर्च इंजन पे भी दिखना चाहिए। तो टेलीग्राम पोस्ट दिखते नहीं तो वो उधर रहेगा, तो इट हेल्प्स में थोड़े पेज व्यू वगैरह मिल जाए। और यूट्यूब पर भी जो डेली करंट अफेयर्स के नाम पे गंद मची है, तो वो वाली पब्लिक को भी पता चले कि बहुत काम का नहीं होता, रोज़ समाचार थोड़े ही काम के होते हैं। एनीवेज, सो दैट इज़ इट। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करो, या टेलीग्राम या यूट्यूब। दूसरा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके जो नोट्स हैं वो मंथली करंट अफेयर्स PDF फाइल के रूप में आपको अगले महीने मिल जाएंगे। लेकिन सुना हो तो आपको 2 बार रिपीट होगा। अभी आपने सुना है, महीने के अंत में जब आप उसको पढ़ोगे तो याद लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। खैर, शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर पेज 1, एडवर्टाइजमेंट। ये क्योंकि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं तो मैं देख रहा हूँ पिछले कई समय से दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनवाने के लिए अहमदाबाद एडिशन का फ्रंट पेज पे बड़े बड़े एड्स डालते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज़ नॉट द राइट यूज़ ऑफ पब्लिक मनी। क्योंकि जो लोग अंग्रेजी समाचार पढ़ते हैं वो कोई एडवर्टाइजमेंट बड़ी सी देखकर अपने वोटिंग डिसीजन लेते हों, वो मानना थोड़ा मुश्किल है। खैर, सेकंड पेज पे चलें, एडवर्टाइजमेंट। थर्ड पेज पे, जो कि अब हम कह सकते हैं फ्रंट पेज, उसमें एक मुद्दा है ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस। ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस मतलब कर भरने में सुगमता। अगर आपको इनकम टैक्स भरना है लेकिन उसके लिए 50 पन्नों का फॉर्म भरना पड़े, 5 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़े, उसके बाद भी उसमें छोटी छोटी गलतियां निकाल कर इनकम टैक्स ऑफिसर आपको परेशान करे कि ये कॉलम में ऐसा क्यों लिखा है, ये कॉलम में तो ये डेटा डालना था, तो फिर कर भरने में, टैक्स भरने में सुगमता नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? वो अवॉइड करेंगे, वो टैक्स नहीं भरेंगे। तो ब्लैक मनी जनरेट होने का ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से सरकार टैक्स भरने में सुविधा हो इसलिए अलग अलग काम कर रही है। एक ज़माने में प्री फिल्ड या प्री पॉपुलेटेड डेटा, अब कई सारी वेबसाइट जैसे स्विगी, जोमेटो में आपको अपना अकाउंट खोलना हो तो आप उसमें गूगल अकाउंट को ही लिंक कर दो, तो बिना कुछ नया यूज़र नेम या पासवर्ड रखे भी आपका सीधा काम हो जाए। तो ये क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन में सुविधा, प्री पॉपुलेटेड डेटा। कई ब्राउज़र में फीचर होता है प्री फिल्ड फॉर्म कि आप जो भी शॉपिंग के डिलीवरी एड्रेस, नाम लिख रहे हैं तो अपने आप वो आपको सजेस्ट कर देगा आपका एड्रेस जो आपने पहले भरा हो। तो सरकार भी कुछ वर्षों पहले ऐसे प्री पॉपुलेटेड फॉर्म्स लेके आई थी कि आपने बैंक में कितना पैसा है, उसमें कितना ब्याज मिला, जिस पर कितना इनकम टैक्स भरना है, आपने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में कितना पैसा डाला था, आपको आपके बॉस ने कितनी सैलरी दी थी, उस पर कितना TDS कटा था। ये सारा डेटा अलग अलग वेबसाइट से लेकर आपके सामने फॉर्म में रखा जाए। आपने सिर्फ इतना लिखना है, यस आई कन्फर्म कि हाँ ये बराबर है, और सबमिट करो, और फिर इनकम टैक्स आप भर दो। तो ऐसे तो फॉर्म बनाए गए थे, लेकिन उसमें अभी एक और तकलीफ है कि ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में भी कुल मिलाकर अलग अलग 7 किस्म के फॉर्म होते हैं। कि जैसे फॉर्म नंबर 1 उसे भरना है जो एक इंडिविजुअल पर्सन है और जिसकी 50 लाख तक की इनकम है। फिर फॉर्म नंबर 2 होगा सुगम। फिर फॉर्म नंबर 4, 5, 6, 7, मान लीजिए 7 नंबर ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के लिए हो, कुछ बिग कंपनी के लिए हो, कुछ रिटायर्ड पर्सन के लिए हो, कुछ ऐसे लोग जिनको सिर्फ रेंट यानी किराए की इनकम हो रही हो। तो किसे कौन सा फॉर्म भरना है उसकी सब कन्फ्यूजन रहती है, और हमेशा स्मॉल टैक्स पेयर ने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछना पड़े कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, मैं इस कॉलम में क्या लिखूं, तो वो सब में सुविधा रहे। इसलिए सरकार अब ये सोच रही है कि अब से 7 की जगह सिर्फ एक ही फॉर्म होना चाहिए। खैर, तो अभी लेटेस्ट बजट आएगा तो इसको शायद वो अनाउंस करेंगे, तो फिर हम इसे वापस देख लेंगे। टैक्स का ही दूसरा मुद्दा है कि GST में सितंबर महीने की कलेक्शन 1.51 लाख करोड़ थे, जो कि शुरुआत जब 2017 से GST आया तब से लेकर अब तक ये सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन हुई है। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, अगले साल बजट आने दो, उसमें वो सब जिक्र होगा।
तीसरा मुद्दा है पॉलिटी। मित्रों, हमारे संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को अपने खुद के शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने का सब अधिकार है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट देयर एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन उसमें भी साल 2002 में टीएमए पाई केस, तो 2002 के ये टीएमए पाई केस में कुछ ऐसी जजमेंट आई थी। पहला कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर भी सरकार राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में अलग अलग सब नियम लगा सकती है कि यहाँ पर जो भी टीचर प्रोफेसर हैं उनकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या ये स्कूल का फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या इसमें सिलेबस क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यानी ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनको जो ऑटोनॉमी या फ्रीडम है, स्वतंत्रता, स्वायत्ता, वो एब्सोल्यूट यानी निरंकुश नहीं है। उस पर सरकार जनहित में, नेशनल इंटरेस्ट में नियम बना सकती है, पहली बात। दूसरा, उसमें कुछ ऐसी बात थी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट क्या है, मतलब क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो स्टेट वाइज लिस्ट तैयार हो, राज्य के हिसाब से अलग अलग राज्य में कौन माइनॉरिटी है उसकी लिस्ट तैयार होगी और उस हिसाब से उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स को ऐसी ऑटोनॉमी मिलेगी। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक नई पीआईएल ऐसी आई है कि मान लीजिए कश्मीर में हिंदू समाज अल्पसंख्यक है, तो जो हिंदुओं द्वारा स्कूल कॉलेज चलाए जा रहे हैं उनको भी माइनॉरिटी टैग मिले और उनको भी वो सारे प्रिविलेजेस मिले जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मिलते हैं। और उसका ऑपोजिट भी सही हुआ कि मान लीजिए कश्मीर में अगर मुस्लिम समुदाय मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, तो फिर उनके बनाए गए स्कूल कॉलेज को माइनॉरिटी न गिना जाए और उनको वो सारे प्रोटेक्शन न मिले। तो ऐसे अलग अलग सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर लिस्ट को रिविजिट करने की ज़रूरत है। ऐसी ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीआईएल जनहित याचिका गई, जिस पे केंद्र सरकार का ये कहना है कि हमें अभी ज़्यादा टाइम चाहिए, ये एक सेंसिटिव मैटर है, संवेदनशील मामला है, तो हम बाकी अलग अलग स्टेक होल्डर से अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। पॉलिटी के बाद चलते हैं वेलफेयर। मेंस पेपर 2 में मुद्दा है वेलफेयर, गवर्नेंस इश्यूज इन द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। तो हमारे पास एक केस स्टडी आती है। मित्रों, तेलंगाना में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में राज्य सरकार एक स्कीम लेकर आई, दलित बंधु स्कीम, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे वाले शेड्यूल कास्ट फैमिली को 10 लाख रुपए की ग्रांट यानी अनुदान दिया जाएगा। वो लोन नहीं है, मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस नहीं करना, वो पैसा दान में दिया, टू स्टार्ट सम स्मॉल बिजनेस। और लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी को कहा जाएगा कि भाई तुमको ये 10 लाख रुपए में क्या करना है हमें बताओ। छोटी सी दुकान खोलनी है, व्हीकल लेना है, ट्रक, टेम्पो, सीमेंट मिक्सचर जिसको आप भाड़े पे चलाओगे, रेंट पे चलाओगे, या आपके पास ऑलरेडी दुकान है जिसमें आपको नया कुछ सामान खरीदना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ केस स्टडी में ये बताया गया है कि कई सारे बेनिफिशियरी उन्होंने ऐसे 10 लाख रुपए की ग्रांट में से गाड़ियाँ खरीद ली, मारुति अर्टिगा, महिंद्रा एसयूवी, सीमेंट मिक्सचर वगैरह। उनकी शायद ये सोच रही होगी कि एक तो ऐसी हमारे पास सब महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी वगैरह हो तो गांव में अपना थोड़ा टशन रहे, और साथ ही साथ इसको रेंट पे चढ़ा देंगे तो हमें थोड़ी इनकम हो जाए। बट नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये लोग छोटे गांव में रहते हैं, वहाँ पर कोई किराए पर ये मारुति अर्टिगा या स्कॉर्पियो गाड़ी लेने आए वो बहुत कम होता है। तो जैसे एक बेनिफिशियरी थे, उन्होंने ऐसी महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी ले तो ली, लेकिन पिछले 3 महीने में उनको सिर्फ 2 बार ही ऐसा कोई पैसेंजर मिला किराए पे गाड़ी देने के लिए, और ये 2 ट्रिप में उसको करीब 2000 रुपये मिले। मतलब 3 महीने में 2 ट्रिप करी उसने तो 4000 रुपये ही वो कमा पाया। दूसरा एक बेनिफिशियरी था, उसने 10 लाख रुपयों से सीमेंट मिक्सचर खरीदा। उसका ये सोचना था कि ये एरिया में जितना कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहाँ पर मुझे अपना सीमेंट मिक्सचर मशीन में भाड़े पे दे दूँगा। लेकिन पता चला उस एरिया में तो उतना कंस्ट्रक्शन का, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तक का काम तो हो ही नहीं रहा है, वो तो बड़े बड़े शहरों में होता है, हैदराबाद वगैरह में, जो कि इनके घर से 300 किलोमीटर दूर है। तो ये अगर 300 किलोमीटर दूर अपना सीमेंट मिक्सचर मशीन लेके जाएंगे, वहाँ उसको सब करेंगे, फिर वापस लाएंगे, तो डीजल के खर्चे में ही आदमी डूब जाए। ऐसा ही तीसरे बेनिफिशियरी ने पिकअप ट्रक लिया, वो छोटा सा जो टेम्पो टाइप चीज़ होती है कि मैं इधर उधर सामान ले जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई ऐसे रेंट पैसेंजर जो सामान भेजना चाहे मिल नहीं रहे हैं। तो ऑपोजिशन पार्टी का ये आरोप है कि ये तो एक प्रकार से कैश फॉर वोट स्कीम हुआ ना, कि जहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट के बीपीएल फैमिलीज़ को 10 लाख रुपए देकर उनके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन आप उनको अच्छे से काउंसिलिंग नहीं कर रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसमें से आप क्या ऐसा करो ताकि आपको एक सस्टेनेबल इनकम मिल सके,
वरना ये बस ऐसे ही आप गाड़ी खरीदेंगे भेड़ चाल में, लेकिन गाड़ियों का तो उपयोग हो नहीं रहा है यहाँ पर, ऐसे कोई रेंट के पैसेंजर आपको मिल नहीं रहे हैं। तो सरकार ने प्रॉपर कुछ काउंसलिंग नहीं किया, बिना प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइन, कंसल्टेशन सीधा ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया है, जो ठीक नहीं हुआ। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर का ये कहना है कि मैं तो हमेशा सब बेनिफिशियरी को ये बोलता रहा हूँ कि दूर का सोचो, ग्रोसरी स्टोर या ऐसा कुछ दुकान जैसी आप चीज़ बनाने में ये पैसा इस्तेमाल करना, गाड़ियाँ मत लेना, गाड़ियाँ लोगे तो उसमें रिपेयर, मेंटेनेंस और पैसेंजर नहीं मिलना, और ये तो सब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अल्टीमेटली ये स्कीम का आइडिया ही ऐसा है कि बेनिफिशियरी को फ्रीडम मिले, 10 लाख रुपए से आपको जो करना है बिजनेस आप करो, तो वो तो उन पर भी निर्भर है। हाँ, तो ये सब गौर करने के मुद्दे, खासकर जब आप मेंस पेपर 2 में कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, तो ये भी है। सरकार की निष्ठा शायद अच्छी हो सकती है कि इतना गरीब आदमी 10 लाख रुपए दे के कुछ बिज़नेस शुरू करवाते हैं, पर सामने उसका काउंसलिंग भी करना चाहिए कि तुम जो बिज़नेस शुरू करने वाले हो इसका आपके इलाके के अंदर कोई कस्टमर आपको मिलेगा कि नहीं, उस बिज़नेस का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह। अभी कल ही मुझे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो हम करंट अफेयर्स को कैसे देखें। तो यही सब चीज़ें इसके आसपास आप सोचिए कि जब कोई स्कीम पॉलिसी बन रही है तो उसमें क्या ख्याल रखने चाहिए। कुछ केस स्टडी भी आप कोट कर सकते हैं, अगर 250 वर्ड्स तक का आपको वर्ड लिमिट दिया गया है। तीसरा मामला चल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के केरला से ही 120 स्टूडेंट एडमिशन ले लेते थे, उनके जो भी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड के मार्कशीट के हिसाब से। लेकिन अब ये CUET आया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कि जिसमें 12वीं कक्षा के बोर्ड के स्कोर नहीं, अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर देखकर आपको एडमिशन मिलता है। तो इस बार केरला बोर्ड से सिर्फ एक आदमी का ही एडमिशन हो पाया। फिर उसके सब कारण लिखे हैं कि क्योंकि अब ये नई चीज़ आई है और ये CUET तो NCERT सिलेबस के साथ है, जो CBSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है, केरला बोर्ड में थोड़ा अलग पढ़ाया जाता है, इसलिए ये बच्चों को दिक्कत आई, वगैरह वगैरह। खैर, तो भाषा के साथ और उसके साथ जुड़े सब मुद्दों में ये भी अब एक नया ऐड होता है। कल परसों ही हमने एक और भी चीज़ देखी थी। तो त्रिपुरा में लोग चाहते हैं कि उनकी स्थानिक भाषा में एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो। तमिलनाडु का आरोप है नीट एग्ज़ाम में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्वेश्चन पेपर में ट्रांसलेशन गलत होते हैं। और अब शायद ये तीसरा भी आ जाए कि ये जो CUET थोपा गया है उसमें भी स्टेट बोर्ड के बच्चों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सारा सिलेबस तो इंग्लिश मीडियम CBSE पर आधारित है। आगे फिर पेज 4 पर कुछ नहीं, पेज 5, फ्रीडम फाइटर्स इन न्यूज़। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम एक जगह है कि जहाँ पर गोविंद गुरु नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी ने और उनके 1500 समर्थक या अनुयायी जो शेड्यूल ट्राइब के थे, उनको ब्रिटिश सरकार ने मार दिया था। तो वहाँ ये स्मारक मानगढ़ बनाया जाए और उसके इर्द गिर्द सब टूरिज़्म सर्किट हम बनाएं। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट, उससे भी पहले शेड्यूल ट्राइब्स तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा ले ही रहे थे। जैसे 1780s के आसपास संथल रिबेलियन हुआ था। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं, उनको वो उतना रिस्पेक्ट, ग्लोरी और रिकॉग्निशन नहीं मिला जो बाकी सब अर्बन एरिया के अंदर जो बड़े लीडर्स हो गए उन्हें मिला है। तो इन सब को भी याद करना और उनको नमन करना ज़रूरी है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। उसके बाद पेज 6 और 7 पे एग्ज़ाम के लिए कुछ खास नया नहीं। पेज 8 कॉलम्स में एक तो ये सरकार को GST में ज़्यादा पैसा है तो घी दूध की नदियाँ बह रही है, ऐसा कॉलम जो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पूरे साल की समरी अगले साल इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगी। ब्राज़ील के अंदर जो चुनाव में नया लीडर आया तो अब वहाँ क्या घी दूध की नदियाँ बहेंगी, वो भी हम नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि हम ब्राज़ील की IAS एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे उस पर ये प्रताप भानु मेहता 500 वर्ड्स की समरी लिख दे। कल हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के पीड़ित विक्टिम पर ये 2 फिंगर टेस्ट किया जाए उसकी वर्जिनिटी चेक करने के लिए या उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस चेक करने के लिए, वो गलत है। वो वाली चीज़ कल ही हमने देख ली, तो वापस यहाँ रिपीट हो रही। फिर एक है कि भारत जब 100 साल का हो तो हर एक गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ऐसी कॉलम है। हाँ, तो ठीक है, वो तो एक लाइन का मुद्दा हुआ। चौथा कि बप्पी लहरी का गीत था जिमी जिमी आजा आजा, तो जिमिए उसका मतलब ये होता है चीनी भाषा में कि हमें चावल दो, और लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, वो भी हमने कल देख लिया था, रिपीट हो रहा है। पेज 9 पे कॉलम्स में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसी धमकी दी कि मैं किसी मिनिस्टर को निकाल दूंगा
अगर वो मेरे ऑफिस का सम्मान नहीं करा। लेकिन संविधान में गवर्नर खुद किसी एक मिनिस्टर को हटा नहीं सकता जब तक चीफ मिनिस्टर उसको कहे नहीं। तो वो वाली चीज़ क्यों गलत है उस पर इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज, जबकि मुद्दा तो 2 लाइन का ही है। बाकी भी कॉलम कुछ एक जमशेद ईरानी जो टाटा ग्रुप में टाटा स्टील के साथ जुड़े थे, वो उनका देहांत हुआ तो स्मरणांजलि यूओलॉजी पर एग्ज़ाम के लिए उतने काम के नहीं। पेज 10 पे चलें। पॉलिटिक्स के समाचार में एक तो ये है कि केरला में राज्य सरकार ने रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया। मान लीजिए 55 साल पे रिटायर करना, उसको बोल दिया 65 साल पे रिटायर करेंगे। तो ऑपोजिशन पार्टीज नाराज़ है। उनका ये कहना है कि नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी, जब तक आप पुराने लोगों को हटाओगे नहीं तब जाके नौजवान को नौकरी मिले। तो दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा, समझिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसकी एज है 50 ईयर्स, तो उसको तो इतने साल की सीनियरिटी के हिसाब से वो जो भी काम करे उसका पगार ये 7th पे कमीशन और उसके बाद हो सकता है 50,000 1 लाख रुपए हो। जबकि आप नए आदमी को रिक्रूट करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी मान लीजिए हो जाए ग्रुप सी क्लास 3 में हो जो भी 30-40 हज़ार रुपये, तो आपको सस्ते में आदमी मिल जाएगा। तो सरकार का पर भी वित्तीय बोझ कम हो जाए और नए नौजवान को नौकरी मिले। 2 फायदे। हालांकि हो सकता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ना करे क्योंकि उनको लगता हो कि जो यूथ पॉपुलेशन है ये तो हमारे को वोट दे, ऐसी उनकी नहीं, उनकी आइडियोलॉजी सोशल मीडिया देख के कुछ अलग हो गई है, या फिर कि ये वोट देंगे ही नहीं, कांग्रेस को भी नहीं और बीजेपी को नहीं, तो इनका कल्याण करने का बहुत फ़ायदा नहीं। वट एवर, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वापस वो कल कोई मुझे पूछ रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करंट अफेयर्स देखे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें भी एक पेपर के अंदर एक चैप्टर है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम हुए ना, रिटायरमेंट एज को बढ़ाएं कम करें और उसका तिजोरी पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव असर होगा। रिटायरमेंट एज बढ़ाने का भी फेवर में भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि जापान के अंदर तो लोग ही कम हैं, और अगर वो सब को भी अगर आप 50-60 साल की एज में रिटायरमेंट दे देंगे तो उनको फिर पेंशन देना पड़ेगा। और जापान में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी कि 90 साल तक वो आदमी मरेगा नहीं, उतनी वहाँ पर हेल्थ और फैसिलिटी सब अच्छी है। तो सरकारी तिजोरी पर, पेंशन कंपनियों की तिजोरी पर बोझ बढ़ता है कि 60 से लेकर 90 30 साल तक उसको बिना काम करवाए उसको पेंशन देते रहो। उससे अच्छा है कि उसको काम करवाते रहो तो पेंशन का बोझ कम हो जाए। तो ये भी है। तो इन सब चीज़ों में आप कैसे बैलेंस करेंगे, वो होती है पॉलिसी मेकिंग की चैलेंज। दूसरा मुद्दा चल रहा है मित्रों, जब चुनाव होते हैं तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उम्मीदवार का नाम लिखा होता है और बाजू में वो कौन सी पार्टी का है उसका सिंबल लिखा होता है, चित्र बनाया होता है। कांग्रेस है, बीजेपी है, कमल है, हाथ है, झाड़ू है, साइकिल है, क्या। अब यहाँ पर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में PIL यानी कि जनहित याचिका डाली है। उसका ये कहना है कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी हो, उसका नाम EVM मशीन में लिखा है, लेकिन बाजू में जो चुनावी चिन्ह हो कांग्रेस या बीजेपी ऐसा कुछ हो, तो भारत के लोग वो तो पार्टी के हिसाब से वोट देंगे। तो वो सोचे अच्छा ये तो अपनी फेवरेट पार्टी कांग्रेस या बीजेपी का है तो दे दो वोट। वो कैंडिडेट का नाम और उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके सामने कोई क्रिमिनल मामले हैं कि नहीं, वो सब तो वो सोचने बहुत नहीं बैठते। इसलिए ये PIL में ऐसा कहा गया है कि जो EVM मशीन पे कैंडिडेट का नाम होता है उसके बाजू में पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी चिन्ह नहीं, उसी कैंडिडेट का फ़ोटो डालो और फिर नीचे कुछ लिखो, उसके सामने कितने क्रिमिनल मामले हैं, उसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। तो अपने आप जो आदमी वोट दे रहा है वो आराम से देखेगा, अरे ये तो वो गुंडा है, फ़ोटो देख के पहचान जाएगा, और कितने क्रिमिनल केस है, तो वो वोट देगा, ज़रा ज़्यादा सोच विचार कर देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस PIL को हटा दिया कि आप जाकर इलेक्शन कमीशन को अपनी चीज़ रख सकते हैं। हम खुद से, मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद से इलेक्शन कमीशन को इस मामले में कुछ डायरेक्शन अभी नहीं दे रहा है। इसके विरोध में तर्क, मतलब सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल ने जो मना किया होगा कि मत ऐसा कुछ डायरेक्शन दीजिए, तो उसने क्या तर्क दिए थे। सरकारी वकील का ये कहना है कि EVM में अभी सिस्टम है वो बराबर है, कैंडिडेट का नाम है और बाजू में चुनावी चिन्ह है कांग्रेस, बीजेपी, कमल, हाथ वगैरह, वो बराबर है। क्योंकि जिसको भी वोट देना है वो तो घर से सोच के आया है ना कि कौन सी पार्टी के कौन से कैंडिडेट को देना है, तो आप उधर उसका फ़ोटो डालेंगे, उससे वो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज, तो ये था पेज 10। अब आगे बढ़ते हैं पेज 11। मित्रों, इंडिया वाटर वीक वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। वहाँ राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया और उनका ये कहना है कि जब देशों के बीच पानी का बंटवारा होता है कि ये भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी या भारत पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर और बाकी सब जितनी नदियाँ जा रही हैं, तो जब भी युद्ध होता है तो पानी का बहाव रोक दिया जाता है, उसमें कुछ बार जहर मिलाया जाए।
ये सब जो हो रहा है तो पानी ही हथियार बन जाता है। शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एज वेपन बाय एनी नेशन, तो इस पर लड़ने की ज़रूरत है वगैरह। उसी तरह शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की एक मीटिंग में अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये चीन वाले जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने अलग अलग देशों की सॉवेरेनिटी का भी सम्मान रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप बांग्लादेश म्यांमार कॉरिडोर, आप ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं और बीच बीच में भारत के जो चीज़ें ज़मीन है जिसको आपने गैर कानूनी रूप से कब्जे में लिया उसमें से वो सब बनाएंगे, तो वो हमारी सॉवेरेनिटी मतलब संप्रभुता या कि हम अलग देश हैं वो चीज़ का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान और ये चीन की बात की है मित्रों। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान एक ट्रक में जा रहे थे और उसे ब्लास्ट में 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद बेंगलुरु के एक फैज़ रशीद ने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया में करीब 24 अलग अलग बार पोस्ट करके सेलिब्रेट किया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और ये तो मज़ा आ गया, मेरा दिल खुश हो गया वगैरह, जो भी उसने लिखा होगा। तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोर्ट ने उसे 5 साल की जेल की है, क्योंकि ये आदमी इस तरह से शहीदों के मौत पर जो जश्न मना रहा है वो दिखाता है कि इसे भारत की सॉवेरेनिटी और इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता, संप्रभुता का ये सम्मान नहीं करता और ये भारत के खिलाफ डिसअफेक्शन, मोहभंग की भावनाएं फैला रहा है और अलग अलग समुदायों के बीच भी ये लड़ाई करवाना चाहता है। क्योंकि ये कौन से धर्म का है ये देख के बाकी दूसरे धर्म के लोग फिर पूरी कौम के खिलाफ वो लिखना बोलना और सब शुरू कर दें, इसलिए इसको 5 साल की सज़ा दी गई है। पेज 12 पे चलते हैं। एक्सप्लेन सीरीज़ साइंस टेक्नोलॉजी में कोरोनल होल्स। अब कुछ लोग तुक्का मारे, हाँ ये कोरोनल होल्स मतलब कोरोना के साथ जुड़ा होगा और कोरोना के बाद दिल में छेद हो जाता होगा उसका। भाई गलत हो गया आपका एमसीक्यू इधर ही, क्योंकि कोरोनल होल्स वो ऐसी चीज़ है कि सूर्य पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर विंड्स, सूर्य पवन बहते रहते हैं, जिसके चलते वो थोड़ा इलाका ठंडा हो गया है आसपास के सराउंडिंग रीजन के मुकाबले। इट हैज़ बिकम लिटल कोल्डर, तो उसके चलते वो ठंडा दिखेगा तो थोड़ा डार्क दिखेगा। अब ये इंसानी आंखों से सब नहीं दिखता, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट से अगर हम इसे चेक करें तो पता चलता है कि कुछ जगह पर ऐसे डार्क शेप्स दिखने को मिलते हैं और इन सबको आप कंबाइन करके देखो तो ऐसा लगे कि सूर्य हंस रहा है, उसकी 2 आंखें हैं काली काली और उसके होंठ हैं जो स्माइल कर रहे हैं वो भी काले काले। इसका फ़ोटो मैं अभी आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। तो नासा ने अपने कुछ नए इमेजेस से ये बताया कि हाँ ऐसा ये हो रहा है। इसको स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि सोलर विंड का बहाव क्या है, क्योंकि अगर सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहे हैं तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, भूचुंबकीय चक्रवात आ सकता है, जिसके चलते आयोनोस्फीयर में प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके चलते पृथ्वी में भी ये जो रेडियो जीपीएस सिग्नल होते हैं उसको वो डिसरप्ट कर सकता है। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी UNFCCC, फुल फॉर्म याद रखना है। उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी COP 27 नंबर की मीटिंग होने वाली है इजिप्ट के शर्मल शेख में। पिछले साल ये किधर ब्रिटेन के ग्लासगो में मेरे ख्याल से हुई थी। हाँ, तो इजिप्ट में ये जो मीटिंग होगी उससे पहले क्या माहौल है, तो वही माहौल है जो हमेशा होता है कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। भारत ने तो सब कस्में खाई हैं, लेकिन बाकी देश अपना जिम्मेदारी कुछ दे नहीं रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद वैसे भी जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आए हैं सब जगह, तो अलग अलग देशों ने जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने कस्में वादे खाए होंगे कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना पैसा देंगे, शायद वो अब दे नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में बाढ़ आई थी और फिर पाकिस्तान ये कह रहा है कि तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने जो क्लाइमेट चेंज किया है उसके चलते हमारे देश में बाढ़ आई है, तो ये लोग सब हमको मुआवजा दें, रिपेयर एंड डैमेज एंड कॉम्पेंसेशन, तो वो सारे मुद्दे उठेंगे। तो ये होने वाला है। इसमें नया पढ़ने के, इफ़ यू आर टोटली न्यू टू UPSC एग्ज़ाम और आपको कुछ नहीं पता तो आप ये सब पढ़िए, धीरे धीरे अपने दिमाग में उतारिए। मुझे तो पता है क्योंकि मैं रोज़ न्यूज़ देखता हूँ, तो मैं इसको बहुत पढ़ने नहीं बैठूंगा। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है वो याद करो। काले समंदर से वो यूक्रेन अपने गेहूँ एक्सपोर्ट करता था, बीच में रशिया ने कहा हाँ तुम करो, लेकिन अब वापस से उसको रोक रहा है क्योंकि तुमने हम पे अटैक किया वगैरह। वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेडी नॉट इम्पॉर्टेंट, कल हमने देख लिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस, वो कटोरा लेके जा रहे होंगे कि मेरे को पैसा दो, मेरी इकोनॉमी ख़राब हो गई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे मैंने आपसे थैला भर के जो कर्जा लिया था वो चुकाने की मेरी औकात है नहीं, तो मेरे को थोड़ा और टाइम दे दो वगैरह वगैरह।
इसमें और लंबा क्या ही पढ़ना भाई, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, जनता को पढ़ने दो। पेज 13 इकोनॉमी में भी कुछ नया नहीं। कल ही हमने देख लिया था कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन लेन देन होती है उसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रुपये का उपयोग करेगा, और उसमें 275 करोड़ का ऐसा सेटलमेंट हुआ। तो मैंने कल आपको बता दिया था, वापस से वो सुन लेना। ये वीडियो को मतलब ऑडियो को और लंबा नहीं खींचना उस वास्ते। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कितना कम ज़्यादा हो भाई, पूरे साल का इकोनॉमिक सर्वे आने दो। गूगल ने बिलिंग सिस्टम क्यों बंद कर दी, वो तो सीसीआई ने उस पर डाला है ना जुर्माना, वो भी मामला हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अमीर देशों ने जो कांड किए हैं उसके चलते हमको सब तकलीफ हो रही है और सब ने साथ में मिलकर करना। बेसिकली शी इज़ इंसिन्यूएटिंग, वो हिंट दे रही है कि ये जो अमेरिका में फेड टेपरिंग के नाम पे उन्होंने अपने सब लोन महंगे कर दिए, मनी सप्लाई कम कर दिया और डॉलर महंगा हो रहा है, और सब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना पैसा भारत के शेयर बाज़ार से निकाल के भाग रहे हैं, तो शेयर बाज़ार गिर रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। और ऐसा बाकी देशों को भी दिक्कत है ही, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाइना हो, श्रीलंका हो या कोई, तो हम सब ने मिल के करना होगा वगैरह। ये भी हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं। ईपीएफओ का कवरेज बढ़ाकर 10 करोड़ लोगों तक उसे पहुंचाया जाएगा। प्रेजेंटली ईपीएफओ में 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उसको और बढ़ाना है। उसका मतलब क्या हुआ कि स्विगी जोमेटो के जो गिग वर्कर्स होते हैं, जिनको कंपनी ये कहती है ये तो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ऐसे सब लोगों को कवरेज नहीं मिलता, उनको कवरेज देंगे और 6.5 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएं सब्सक्राइबर। फिर उनकी सैलरी का कुछ पैसा कटे, उनका मालिक है वो अपने पॉकेट से कुछ पैसा दे, ये सब पैसा जाएगा ईपीएफओ में, उधर से शेयर बाज़ार में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड बाज़ार में इन्वेस्ट होगा, और वहाँ से ये भाई साहब को रिटायरमेंट पे पेंशन मिले। उसके अलावा लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज़ हो जिसमें उसको प्रोविडेंट मिले, और अगर मर जाए तो फैमिली को इंश्योरेंस मिले। ऐसी 3 स्कीम होती है, ये भी हम कई बार पढ़ चुके, नया कुछ नहीं। बट एनीवे जो नए हैं उनको बता दिया। आगे बढ़ो, पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़। एक तो वही सब रशिया और यूक्रेन का रोना जारी है। श्रीलंका में आप जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो तब क्या करेंगे, अपनी सरकारी एयरलाइन को हम बेच देंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, वो सब चल रहा है। ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी गृह सचिव सुएला ब्रेवरमान, उसने ये कहा कि पिछले साल ब्रिटेन में 40,000 लोग आए थे हमारे दक्षिणी समंदर के किनारे से। उसमें कई सारे ऐसे थे जो क्रिमिनल गैंग्स वाले उसको बोट में छिपा छिपा के लाए होंगे, तुर्की सीरिया कहीं से, और कुछ तो खुद ही क्रिमिनल गैंग के मेंबर हैं। तो ये हमें आँख पे पर्दा नहीं डालना चाहिए कि ये सब शरणार्थी हैं, रेफ्यूजी नहीं है भाई, ये तो सब, इसमें बहुत सारे लोग तो क्रिमिनल हैं वगैरह वगैरह करके वो कह रही है कि द माइग्रेंट्स आर डूइंग इन्वेजन, हमारे देश पर ये आक्रमण हो रहा है एक तरह से। उसके बाद वही सब वो जनता थोड़ी नाराज़ हो गई कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। ब्रिटेन से आगे बढ़ते हैं फ्रांस में। मित्रों, फ्रांस के अंदर 12 मिलियन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें से करीब 8,40,000 पर किसी न किसी तरह का यौन अपराध के वो शिकार हैं, विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज। लेकिन वो किसी को बता नहीं पाते, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनके घर में ही उनका कोई रिश्तेदार उनको एब्यूज़ कर रहा है, तो किसको जाके क्या कहें। तो एक इनिशिएटिव लिया गया है कि अलग अलग स्कूल के बाहर ऐसे मेल बॉक्स लिखे जाएंगे कि जहाँ बच्चों को सिखाया जाएगा कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप कागज़ में लिख के सब चीज़ उसमें डाल दो मेल बॉक्स में, और फिर वो पुलिस उसकी इंक्वायरी शुरू कर देती है। तो ऐसे वाइट कलर के बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें अब तक करीब 60,000 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, जिसमें कुछ स्कूल में मेरे साथ बुलिंग हो रहा है, कुछ मेरे साथ मारपीट हो रही है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर भी 30% उनकी फैमिली के वाला ही कोई कर रहा है, वगैरह वगैरह। खैर डेटा हमको याद नहीं रखना, हमें यूपीएससी मेंस पेपर फॉर एथिक्स में समझना है कि छोटे बच्चे ये सब चीज़ों का शिकार हैं, लेकिन उसको रोकना है तो क्या कर सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जाकर पुलिस को बोले या वो मोबाइल फ़ोन पे कुछ करे। वी हैव टू हैव दिस टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स कि जहाँ पर वो जाके शिकायत करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो 2 बात हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आके या तो सुसाइड आत्महत्या कर लेगा, या फिर कि वो आत्महत्या नहीं भी करे तो पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान नहीं रह पाएगा और वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर CUET एग्ज़ाम में वो जो भी 795 आउट ऑफ 795 मार्क्स नहीं ला सके 100 परसेंटाइल पर, तो एडमिशन बंद हो रहे हैं, ऐसा कुछ फ्रंट पेज पे अभी हमने देखा। तीसरी केस स्टडी है, याद करो, साउथ कोरिया के सेउल में हैलोवीन का जलसा हो रहा था और जश्न मनाया जा रहा था, और किसी ने अफवाह फैलाई कि लोकल रेस्टोरेंट में सेलिब्रिटी आया है और लोगों में भगदड़ मची और 100 से ज़्यादा लोग मर गए। उसके बाद उनके पुलिस कमिश्नर ने माफ़ी मांगी है कि हाँ ये हुआ था, लोगों ने हमें कंप्लेन भी मतलब
फ़ोन से जो भी उनका 100 या 911 जैसा इमरजेंसी नंबर होगा वहाँ पर आया था, लेकिन हमारे पुलिस वाले वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचे और उन्होंने अच्छा नहीं काम किया। मैं माफ़ी मांगता हूँ और दूसरी बार हम ध्यान रखेंगे। सेपरेटली साउथ कोरिया के इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर जैसा जो होगा, जैसा अपना अमित शाह है, उसने भी माफ़ी मांगी है। प्रेसिडेंट ने भी, राष्ट्रपति ने भी माफ़ी मांगी है कि क्राउड मैनेजमेंट के बारे में हमारे देश में ठीक रिसर्च नहीं हुई, ड्रोन और ऐसी सब सीसीटीवी और ऐसा हाई टेक सर्वेलेंस हमने नहीं किया, वरना ये चीज़ को हम रोक सकते थे। तो इसके लिए मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। तो समझने की चीज़ ये है कि भारत में भी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन नेता उस पर शोक और दुख प्रकट करते हैं। वो अपनी गलती नहीं मानते कि नहीं हमने ये भी करना चाहिए था, हमने नहीं किया, हम ध्यान रखेंगे दोबारा। तो ये सब चीज़ क्या है, लीडरशिप क्वालिटी। वो यूपीएससी एथिक्स पेपर में क्या पूछा है और आपको क्या लिखना है, क्या हम टेक अवे कर सकते हैं बाकी देशों से। ये बात सही है कि प्रेसिडेंट किसी देश का या किसी सिटी का पुलिस कमिश्नर हर जगह खुद नहीं पहुंच सकता, हर क्राइम को वो खुद प्रिवेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी फिर भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो बॉस है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। तो उसमें ये लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वो माने कि भाई हमको हवा में नहीं उड़ना चाहिए था, हमको ध्यान रखना चाहिए था, एक्सेप्ट दिस। आगे बढ़ते हैं पेज 15। अब उसमें वो राइट टू प्राइवेसी का मामला हम पहले भी देख चुके कि कोई भी ये क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी है, उसमें कोई खिलाड़ी अपने को जो भी मेडिकल, फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है उसके बारे में कोच को बताए, सपोर्ट स्टाफ को बताए, फिजियोथेरेपिस्ट को बताए, साइकोलॉजिस्ट को बताए, तो वो सब गुप्त जानकारी होती है, उसको बाहर ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। लेकिन ये भारत की महिला हॉकी टीम का जो पुराना विदेशी कोच था, उसने किताब लिखी विल पावर, और उसमें ये भारत की एक महिला हॉकी खिलाड़ी के बारे में ऐसी सब निजी बातें उसने उसमें लिखी हैं। तो वो महिला फिर कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा ये बुक पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी सब करने की मनाही है। तो ये भी एथिक्स, स्पोर्ट्स एथिक्स, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर या कोच या टीचर की ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको कोई अपनी निजी बात बता रहा है तो फिर आप अपनी बुक सेल करने के लिए, क्लिक बेट करने के लिए वो सब चीज़ का ढिंडोरा बाहर नहीं पीटना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर्स। पेज 16 में वही सब क्रिकेट का इधर उधर का चाहे कुछ काम करें। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।